नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। गुजरात में भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में जीत के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी 144 सीटें जीतकर 12 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस 16 सीटें जीतकर 1 सीट पर लीड कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर यह है कि आपने गुजरात में 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और 1 पर आगे चल रही है। आपको यहां 13% वोट हासिल हुए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी और देश में नवी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो चुका है। वहीं कांग्रेस की न सिर्फ सीटों के लिहाज से शर्मनाक पराजय हुई है, बल्कि वोट प्रतिशत 12% कम हुआ है। एक विश्लेषण यह भी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए खलनायक साबित हुई। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल हुई है, पार्टी को 40 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी 23 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 2 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए चंडीगढ़ में जीते विधायकों की बैठक बुलाई है। बहरहाल गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, तो बीजेपी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। कांग्रेस की वहां पर बात चल रही है। खबर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गुजरात में बीजेपी मुख्यालय कमलम में जश्न का माहौल है। पार्टी के बड़े नेता यहां जुट रहे हैं। बीजेपी को मिली भारी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से करीब 2 लाख वोट से चुनाव जीत गए हैं और उनके दोबारा शपथ लेने की तैयारी जारी है। उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। सच्चाई तो यह है कि चैनलों के एग्जिट पोल को भी इन नतीजों ने चौंका दिया है। 15वीं विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 20 साल पुराना अपना और 37 साल पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी का राज्य में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 127 सीटों का था, जो उसे 2002 के चुनाव में मिली थी। बीजेपी ने न सिर्फ मार्क को क्रॉस किया, बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माधव सिंह सोलंकी के 1985 के 149 सीटों के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया। अमित शाह ने जीत का सेहरा गुजरात की जनता के सिर बांधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात हमेशा इतिहास रचता है, तो पार्टी गुजरात मॉडल की जीत मान रही है। कई लोगों ने तो हमारी सरकार बनेगी ऐसा लिखकर दिया। किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। मुझे विश्वास है कि गुजरात की जनता के आशीर्वाद से गुजरात में एक बार पुनः प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के डबल इंजन वाली भाजपा का सरकार गुजरात में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। गुजरात के युवा, महिला, किसान एवं विविध समाज के मतदाताओं को गुजरात के हित और गुजरात के सातत्यपूर्ण विकास के लिए गुजरात और राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर पुनः एक बार दृढ़ विश्वास रखा है। इस भरोसे को बनाए रखना
इस भरोसे को और मजबूत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को माध्यम बनाकर लोगों की सेवा और कल्याण करने की परंपरा भाजपा एवं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि निभाएंगे, ऐसा विश्वास हम गुजरात के करोड़ों मतदाता भाई बहनों को देते हैं। उन्हें एक बार सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में एक बार फिर बदल कर दिखा दिया। इससे पहले 2019 के आम चुनाव में जनता की सत्ता समर्थक लहर ने पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि 2002 में भी बीजेपी 50% वोट क्रॉस नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को इस बार रिकॉर्ड 52% वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कई ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की है जिन पर पहले कभी नहीं जीत हासिल की। इनमें से पहला नाम भरूच की झगड़िया सीट का है, जहां आदिवासी नेता छोटू बसावा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस की ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस को राज्य में 20 सीटें भी नसीब होती नजर नहीं आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वो विचार मंथन कर कमियों में सुधार करेंगे। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतकर गुजरात की क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। साथ ही 13% वोट पाकर देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार सेंध लगाई है, अगली बार गुजरात का किला भेदेंगे। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। ये अलग बात है कि आपके मुख्यमंत्री पद के चेहरे इसूदान गढ़वी अपनी सीट नहीं बचा पाए। गढ़वी खंबालिया से चुनाव हार गए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव राहत की खबर लेकर आए हैं। यहाँ कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। चंडीगढ़ में नए विधायकों की बैठक बुलाई गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। ऐसे में इस जीत के लिए कांग्रेस से ज्यादा जनता को श्रेय दिया जा रहा है। कांग्रेस ने यही वादे गुजरात में भी किए, लेकिन वहां असर नहीं आया। कांग्रेस गुजरात की बीजेपी की जीत के बजाय उसकी हिमाचल में हार को मुद्दा बना रही है। क्यों भाजपा अपनी हार को स्वीकार नहीं करती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोकतंत्र का फैसला है, सरमाथे पर लीजिए। गुजरात का फैसले को सरमाथे पर ले रहे हैं, दिल्ली नगर निगम सरमाथे पर ले रहे हैं। हिमाचल की हार को भाजपा स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त, सीबीआई, ईडी से आप एक लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने पे तुले हुए हैं? अभी तक का भाजपा का इतिहास यही बताता है। अभी सुधरने का मौका है, स्वीकार करिए हिमाचल की हार को और आगे बढ़िए। गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को जिम्मेदार माना जा रहा है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार खुलने के साथ आम आदमी पार्टी को भी खुशखबरी इस चुनाव में मिली है। तो समाजवादी पार्टी ने भी गुजरात में 1 सीट जीतकर चौंका दिया है। चुनाव पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी जीत, किसकी हार, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया और क्या कुछ खास रहा इन चुनाव में जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब तक के जो चुनाव का जो ट्रेंड रहा उससे थोड़ा इतर था। शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिस पर शायद किसी की नजर ना गई हो। इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो भी सियासी गठजोड़ उठापटक रही। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, आतिर हुसैन नेता आम आदमी पार्टी और प्रोफेसर
नीरज जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खेमचंद जी, आपको तो शुभकामनाएं गुजरात के लिए, और आदेश भारद्वाज जी आपको शुभकामनाएं हिमाचल के लिए, आतिर हुसैन आपको शुभकामनाएं एमसीडी के लिए। तीनों को हम शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहते हैं कि इस जीत को कैसे देख रहे हैं? दुख भी है, खुशी भी है, क्या है? जनता की जीत है ये जीत, हमारे हर एक कार्यकर्ता की जीत है। ये जीत ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को क्या है, विश्वास है, और लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मजबूत हों। लोग चाहते हैं कि भारत उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती, जैसे राजस्थान में भी जीत दर्ज की है, हमने मल्टीपल जगह पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो प्यार है, विश्वास है, वो है। तो ये गुजरात तक सीमित रह गया? क्योंकि हिमाचल गुजरात तक सीमित रह गया? नहीं, गुजरात तक नहीं रह गया। मैं वही अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि गुजरात की बात रखी है। हिमाचल में क्योंकि ट्रेंड है, हर 5 साल में वहाँ पे सरकार बदलती है, और वो ट्रेंड इस साल भी जारी रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा और आप देखेंगे बहुत ही अच्छे माध्यम से वहाँ पे काफी सारी सरकार नहीं बन रही है, वो तय हुआ है, और उसमें 1000 का मार्जिन रहा है, और उसको अप्लाई करेंगे। और दिल्ली में भी जो चुनाव परिणाम है वो काफी पॉजिटिव रहे, काफी इंकरेजिंग रहे। जिस तरीके से विधानसभा में हमारी वहाँ पे खराब परफॉर्मेंस रहे, समाजवादी पार्टी ने तरीके दिल्ली के को लेके प्रसार किया, अगर उन्होंने उन्होंने बड़ा चढ़ा के बातें करी, तो उन सारी चीजों को देखते हुए ठीक, और कट्टर तरीके से हम लोग ने उनको नहीं, अब तो होड़ लग जाएगी। कट्टर तरीके से आपने तो कहा, लेकिन कट्टर ईमानदार की भी यहाँ पर होड़ लगी रही। और कट्टर ईमानदार कौन? हाँ, मैं आता हूँ, फिर आगे आता हूँ आपके पास। अभी आदेश जी के पास में जा रहा हूँ। 30 सेकंड और जी। इस इलेक्शन एमसीडी के इलेक्शन की जो बात रही, उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो कट्टरवादी ईमानदार लोग, सो कॉल्ड जो कट्टरवादी ईमानदार लोग थे, उनको सरकार में जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बस्ती में 3-0 से आम आदमी पार्टी आ रही। आपको ऐसा लग रहा है रिजेक्शन हो गया? आपको ऐसा लग रहा है रिजेक्शन हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको रिजेक्शन नहीं मानती है। आदेश भारद्वाज जी, चूंकि एक जगह जीत आपने भी हासिल की है, इसका श्रेय किसको देंगे? जनता को देंगे, या जो पैटर्न लगातार चला आ रहा है उसको देंगे, या फिर प्रियंका गांधी को देंगे? किसको देना चाहेंगे? देखिए, जीत पूरी टीम की होती है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है हिमाचल के और गुजरात के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, वहाँ के मतदाताओं को मुबारकबाद देता हूँ। उनके फैसले का हम स्वागत करते हैं, और हिमाचल में हमें अच्छी जीत मिली है, इसके लिए हमारा प्रबंधन और पूरी टीम जो है वो बधाई के पात्र है। लेकिन गुजरात में हम हारे हैं, तो हमें उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहाँ क्या कमी रही, गुजरात के अंदर क्या हमने अच्छा, क्या कमी रही, ये सब चिंतन करेंगे, बैठ वो मंथन करेंगे, और उसके बाद जो है किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको दूर करेंगे। ठीक। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जब लोग चुनाव में जाते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन सब अपनी अपनी बात रखते हैं। हमने अपनी बात रखी, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना का समय था, मोरबी है, तमाम ये चीजें हैं। आज वहाँ का युवा परेशान है, उद्योग धंधा चौपट है, नोटबंदी है, इसके ऊपर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। जो है बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के गए, तो जो उन्होंने पिछले सालों में किया उसके ऊपर वोट नहीं मांगा। तो आपने यही इसी तरह तो वोट आपने गुजरात में भी मांगा था, वहां उसका असर क्यों नहीं हुआ? क्या वहां का जो बेरोजगार है वो आपसे सहमत नहीं था, आपकी बातों से सहमत नहीं था, आपकी बातों पर भरोसा नहीं था? निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री कितने लंबे टाइम तक गुजरात में ही रहे, दिल्ली छोड़ के। जो है प्रधानमंत्री किस तरह से जो है गुजरात में टिके रहे, जो है आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं किया। इंदिरा गांधी जी का दौरा आप देख लें, वाजपेयी साहब का दौरा आप देख लें, लेकिन एक अलग तरह की राजनीति शुरुआत होगी है। चुनाव के दिन भी जो है रोड शो हो रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को इसकी शिकायत भी की। ठीक है, तो जो नैतिकता है या जो आतिर हुसैन कानून के कस्टोडियन ठीक है, अब इस पर मंथन तो होगा ही, इस पर मंथन होगा, और बहुत सारी चीजें अभी भी हैं। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कुछ तीखे सवाल भी आपसे पूछने पड़ेंगे। आतिर हुसैन साहब, रिजेक्शन करार दे रहे हैं
भारद्वाज साहब आपको? देखिए, रिजेक्शन तो अगर ये करार दे रहे हैं तो शायद इन्होंने अभी दिल्ली के नतीजे नहीं देखे। एक वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। एक नई सियासत की हमने शुरुआत करी और हमारे, अगर आप इतिहास उठा के देखें, हम 10 साल पुरानी पार्टी हैं। 10 साल में हमने दिल्ली में सरकार बनाई, हम दिल्ली एमसीडी में आ गए हैं, पंजाब में हमारी सरकार है और गुजरात में भी हमें एक वोट शेयर मिला है। हमारी शुरुआत हुई है। हम संगठन को और मजबूत करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। जैसे देखिए, पंजाब में जब हम इससे पहले चुनाव लड़े थे तब हमारी सरकार नहीं बनी थी। हमें वोट प्रतिशत भी करीब 20-23% वोट मिला था। हमने एक शुरुआत करी थी, हमने संगठन पे काम किया। अपनी कमियों को भी हम मंथन करेंगे, क्या हमारी कमी रह गई उसको भी हम देखेंगे और उसको हम सुधारेंगे। और हमारा इतिहास उठा के देखिए, हमने अपनी कमियों को सुधारा है, ओवरकम किया है और जनता ने हम पे विश्वास किया है। और आज भी गुजरात में हमें एक वोट मिला है, हम नेशनल पार्टी होने जा रहे हैं। और हमें देखिए, यहाँ हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें मिलता जा रहा है। लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं। हमें आने वाले हम ये मान लें कट्टर ईमानदार पार्टी में भी कमियां हैं। अभी तक तो कमियां मानने के लिए तैयार नहीं थे, सारी कमियां सत्ता पक्ष में दिख रही थी। हर इंसान में कमियां होती हैं। इंसान हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन को वहां बना रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बना, संगठन में अगर कोई कमी रहेगी उसको सुधारा जाएगा और नए लोगों को जोड़ा जाएगा और नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम और पार्टियों की तरह नहीं है जो चुनाव होने के बाद घर में जाके बैठ जाते हैं। हम आपको 5 साल एक मजबूत विपक्ष की तरह वहां नजर आएंगे। हम आईना दिखाते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि हम आईना दिल्ली में दिखाते आए हैं, वैसे ही हम आपको गुजरात में भी एक अच्छे मजबूत विपक्ष की तरह दिखेंगे। एक एक बात आपके जनता के सामने लाएंगे और देखिए, जनता हम पे अगले चुनाव में विश्वास दिखाएगी। अभी आप देखिए 2024 है, प्रधानमंत्री के रूप में जो है एक आपको हम नया विकल्प देंगे, एक नया चेहरा देंगे, वो अरविंद केजरीवाल साहब का होगा। और देखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं और वो बनेंगे। ठीक। प्रोफेसर नीरज जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर जी, हम लोगों ने बात की थी कल और उसमें आपने ये कहा था कि बहुत कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इरादे रख रही है उसको झटका तो लगेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराएगी। बहुत सारी चीजें जो है यहां पर फेल हो गई, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले भी तो आपके सबको प्रणाम करता हूँ। गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने मनमाफी सरकार चुनी। ये हमने आपके ही चैनल पर बैठ के कहा था कि एक ऐतिहासिक होगा, जो भी होगा वो हिस्टोरिकल होगा। और ये भी आप जान लीजिए कि 99 सीट पे 144 सीट पे आना, मतलब 54.39% से भारतीय जनता पार्टी का 79.12% वोट पाना, मार्जिन अब लगभग 24.73, ये इट प्लेज मेजर रोल। इसमें देखिए, एक चीज को nobody should take it otherwise, whether the spokesman of बीजेपी और कांग्रेस और आप, ये जो ट्रेंड चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर पोलिंग वाले दिन एक पूरे काफिले के साथ जाता है, ये देखिए शुचिता पर, चुनाव की शुचिता पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और सारे झंडे लेके, भाजपा के झंडे लेके आप कभी, हमको यूनिवर्सिटी के और लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप अपना प्रचार सामग्री लेके नहीं जा सकते, कोर्ट के इलेक्शन में नहीं जा सकते। हमारा देश जा कहा रहा है अभी आपको नहीं। तो ये जो चुनावी परिणाम है नीरज जैन जी, ये चुनावी परिणाम लोकतंत्र के हिसाब से अच्छे हैं या अच्छे भविष्य की तरफ इशारा करते हैं, या फिर कुछ इसमें संकेत भी हैं कि आने वाला कल कैसा चुनावी परिणाम है? अच्छे भविष्य वाली और बुरे भविष्य की बात मत कीजिए, ये जो है अपने गुजरात में ही सीमित है। अगर ये हिमाचल में क्यों नहीं हुआ, हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? हिमाचल में देखिए, एक तरह से अगर हम देखें तो एक तरफ 40 सीटें ला करके वो एक तरफ 25 सीटें ला के में चेंज हुआ, तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी, कहीं गवर्नमेंट की लाइकिंग और गवर्नमेंट का प्रेशराइजेशन भी बहुत है। हमने उस दिन भी आपसे कहा, बार बार मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के एकमात्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विधानसभा के चुनाव में मतलब परमानेंट कैंप कर गए। इसका मतलब क्या है? आप कहीं तो आशंकित चलिए, इसका पूरी फोर्स लगा देना उसका परिणाम है। हाँ, एक चीज बीजेपी करने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई, उन्होंने ये जो मिथ लोगों ने फैला रखा था ट्राइबल्स के बीच में, इसके बीच में, रूरल एरियाज में, वो दे कम अप, वो वहां उनसे ऊपर आके उन्होंने वोट डाला और बाकी चीजें हमसे बेहतर आप समझते हैं। जी खेमचंद जी, गुजरात तक सिमट कर रह गए हैं और एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, मैं उनको सुन रहा था एक चैनल पर, वो तो ये कह रही थी कि गुजरात की जनता प्रधानमंत्री को बुला रही है कि गुजरात वापस आ जाओ।
आप म्यूट पे हैं शायद। आवाज अपनी खोल लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंची। जी जी हेलो, हाँ हेलो। जी जी आगे हुए। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही खेमचंद जी, हम कोशिश करते हैं उसको सही कराने की। आतिर हुसैन साहब, जो जी तोड़ मेहनत करती है आम आदमी पार्टी, तो वो आपने कहा कि आईना दिखा रहे हैं, तो आईना किसको दिखा रहे हैं? कांग्रेस को दिखा रहे हैं आप या भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं? और जिस तरह का दम भरते हैं उसमें उतनी ताकत भी नजर नहीं आ रही है। और हम सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। आजकल का एक नया ट्रेंड है कि हमने देखा है कि सवाल सत्ता पक्ष से छोड़ के विपक्ष से पूछे जाते हैं। खेमचंद जी आ रहे हैं आपके पास, आपकी आवाज कट गई थी। थी खेमचंद जी। आतिर जी कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट गई थी इसलिए हम आतिर के पास जा रहे हैं। आतिर जी जी, हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं, उनकी गलतियों को बता रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम आने वाले 5 साल में उनको ये बातें बताते रहेंगे कि क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनको सुधारने की जरूरत है, जो एक अच्छे विपक्ष को करना चाहिए। वो सारे काम हम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं है हमने आईना नहीं दिखाया, हमने दिल्ली में आईना दिखाया। आप देखिए, जो बड़े बड़े चेहरों का जिक्र गुजरात में हो रहा है, जिनको श्रेय दिया जा रहा है, मुबारकबादें दी जा रही हैं, उनमें जो बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में जाके कैंपेनिंग करी। बड़े बड़े मंत्री यहाँ लगे थे, बड़े बड़े नेता यहाँ लगे थे, और देखिए एनसीडी में ये हार गए और बुरी तरीके से हार गए। आने वाले वक्त में 2024 में आप देखिएगा इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में हारेगी। आम आदमी पार्टी जो है देश की सत्ता भी संभालेगी। नहीं, आपके तो सीएम पद का जो चेहरा है उनकी तरफ ही थोड़ा सा देख लीजिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं डंके की चोट पे कि सब कुछ ठीक है आपके साथ? देखिए जनता के पास हम गए, हमने विकल्प दिया। हो सकता है कि बहुत सारी बातें हम पहुंचाने में असमर्थ रहे हों, अपनी बात समझा न पाए हों, हमें वहाँ वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सारी भीड़ आई, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोग हमारे संगठन में जुड़े और हमें काफी हद तक वोट भी पड़े। ऐसा नहीं कि हमें वोट नहीं पड़े, हमें बहुत वोट मिले हैं, एक अच्छा वोट शेयर मिला है, लोगों ने हमें वहाँ सराहा है। जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, आज हम वहीं से एक नेशनल पार्टी की राह पे हम चल रहे हैं। तो गुजरात में हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, हम वहाँ पीछे नहीं रह गए हैं। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में हम वहाँ सरकार भी बनाएंगे। मैं जवाब दूं आपको? जी हाँ खेमचंद जी, नीरज जैन जी से हमने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि आप सिमट कर रह गए हैं। जो एक प्रोपेगेंडा चलता था या जो एक जहन में रहता था कि हर जगह पर एक चेहरा है जो कायम रहता है, हर जगह उनकी पहचान है, तो ऐसा आप देखने को नहीं मिल रहा। उस ट्रेंड में कुछ कमी आई है। तो आप बहुत ज्यादा आगे नहीं है, बल्कि आप तो बैकफुट पे गए हैं। आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आए, क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट रही है, उससे इंटरप्ट हो रहा हमारी चर्चा। अभी आवाज ठीक है? हेलो हेलो जी जी बोलिए। तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? केजरीवाल जी जो गारंटी दे रहे थे कि उनका सीएम बनेगा, वो दाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाए, और कांग्रेस एलओपी भी क्लेम नहीं कर सकती। नहीं, एक चेहरा जिस पर आप राष्ट्रीय स्तर पर फख्र करते हैं, वो गुजरात तक सिमट के रह गया क्या? हिमाचल में वो पहचान क्यों नहीं दिला पाया पार्टी को? आता हूँ, आप मेरे को एक बार मौका दीजिए, आपने सवाल किया है। रही बात हिमाचल की, हिमाचल में एक ट्रेंड है कि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे चुनाव लड़ा, और ज्यादातर सीटें, जिन सीटों की वजह से सरकार बन रही है नहीं बन रही है, वो 1000 के आसपास के मार्जिन पे है। हम उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन उपचुनावों में भी उत्तर प्रदेश रामपुर देखिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीतती थी, जो समाजवादी का गढ़ होता था, हम वहाँ पे जीते हैं। बिहार, जहाँ पे सभी पार्टी तो हार गए ना, जो भारतीय जनता पार्टी अलग है, वहाँ पे हम जीते हैं। ये अरे जहाँ आपकी सीट थी वहाँ तो हार गए ना। कितना ये मैंडेट को, और जहाँ आपकी सीट थी वहाँ तो हार गए ना। कहाँ हार गए? क्यों खतौली नहीं आप हारे? खतौली हार गए तो हम जीते भी हैं। ये तो यही तो डेमोक्रेसी है। अब ये कह देना नहीं हर जगह हम ही जीतेंगे, हाँ तो वो जोर नहीं चला ना। जहाँ आपके बड़े, जहाँ आपके बड़े, इसका मतलब ये है कि बड़े चेहरों का जो है रुतबा कम हुआ है कहीं ना कहीं जाके, ये तो माना जाना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो? बड़े चेहरों का बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता होते हैं, इसीलिए जब भी चुनाव होता है सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मंत्री हो, सीएम हो, इसका जवाब हम कांग्रेस से ले लेते हैं और फिर नीरज जैन जी के पास करने जाते हैं। और
मैं एक और इस पे जो विश्लेषण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सुकड़ रही है, ये वही नकारात्मक लोग हैं जिसको जनता ने रिजेक्ट किया है। वो अभी भी नकारात्मक पॉलिटिक्स को नहीं भूल रहे। और आम आदमी पार्टी अभी प्रधानमंत्री के सपने देख रही है। दिल्ली में उन्होंने धूल चाटी है। दिल्ली में देखिए उनका जो वोट परसेंटेज है 10% से नीचे गिरा है। आप तो दिल्ली में विधानसभा से देखिए, क्या बात कर रहे हैं भारत जी? दिल्ली में किसने धूल चाटी है? वहाँ कमबैक करती है। अरे आप कहाँ हैं? सीटें लाती है। देखिए ऐसा होता ना, दिल्ली में किसने धूल चाटी? दिल्ली में आप कंपेयर करिए ना, भारतीय जनता पार्टी के 104 सीटें हैं, ये तो 20 सीट दे रहे थे। आप विधानसभा से कंपेयर करिए। देखिए जो जीता वो सिकंदर, बात सिर्फ इतनी होती है। सत्ता के बाद देखिए 104 सीटें लाती है। जीत सिर्फ जीत होती है, उसमें फिर वोट प्रतिशत उस पे आप ये है कि अपनी खुशी का इजहार करते रहिए, वो कोई दिक्कत नहीं। खुशी क्यों है? ये लेकिन उन्होंने आपको पट्टी लगा दी। जहां पर आपके साथ साथ मुख्यमंत्री पहुंचे, 17 मिनिस्टर पहुंचे, वहां अगर आपको इस तरह का झटका दे दिया आम आदमी पार्टी ने, तो आपको तो डरने की जरूरत है। आप सुनिए, अब इस पे आपको वहां स्वीकार नहीं किया गया ना। मैं इस पे आपको मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ। अच्छा। दूसरी पार्टी के पास कोई है ही नहीं, उन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं। जो उनके फाउंडर मेंबर थे सबको भगा दिया। अगर वो अकेला चल रहे हैं, अगर वो डिक्टेटरशिप के साथ काम करते हैं, वो खुद ही कन्वीनर है, खुद ही सीएम है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों कार्यकर्ता है, लाखों हमारे यहाँ पे सिंसियर और एक्टिव कार्यकर्ता है जो एमएलए, एमपी, पार्षद या जिम्मेदारियों पे बैठे हुए। हमारे यहाँ पे ये परंपरा है, जब इलेक्शन होता है तो जो इलेक्शन लड़ रहा है कार्यकर्ता, उसकी मदद के लिए दूसरे कार्यकर्ता जाएंगे। एमपी, एमएलए, आप इसे क्यों देख रहे हो? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखा ही नहीं जाता। 15 साल का आपका वो रिकॉर्ड को है तोड़ दिया उन्होंने, आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। एमसीडी में आपका दबदबा था वो खत्म कर दिया, और आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं उन्होंने। आपको फिर बता दूसरे की जीत को भी तो स्वीकार करना सीखिए ना। का मतलब है कि मल्टीपल जोन में हमारे चेयरमैन भी होंगे। इसमें आम आदमी पार्टी के पास मेजोरिटी है 136 की, लेकिन सभी जोन में उनके पास मेजोरिटी नहीं है। एमसीडी बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे। अब तो एकीकरण हो गया है, आप कहाँ जा रहे हैं आप? सॉरी, अब तो एकीकरण हो गया, आप कहाँ जा रहे हैं? एकीकरण में ही जोन होते हैं। हाँ, मैं 3 एमसीडी नहीं बोल रहा। हाँ, तो एकीकरण में अगर हो गया है तो सारी चीजें उनके हाथ में रहेंगी। आप कहीं से भी अपना मेयर अगर बना लेंगे तो क्या हासिल होगा आपको? उसमें आप खुशी का इजहार कर दीजिए, लेकिन आप दूसरे की जीत को भी तो पचाइए कम से कम। हम क्यों नेगेटिव लें इसको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ठीक है। 2020 में हमारी संभावना देखिए 20-30 से ऊपर आके नहीं बढ़ सकते, और आज हमने 104 हमने पार्षद बनाए हैं। और आम आदमी पार्टी के करप्ट एमएलए हैं, उनका सूखा साफ किया है। सत्येंद्र जैन 3-0 से हराया है। आतिर जी क्या जवाब देंगे? मनीष सिसोदिया जी को 3-0 से हराया है। कह रहे जो खुशी आपको हो रही है बहुत बड़ी खुशी नहीं है। केजरीवाल जी के प्रिय हैं, वो अपनी हार में भी अपनी हार का भी आनंद ले रहे हैं वो लोग। देखिए अभी प्रधानमंत्री अच्छी बात है, जनता ने रिजेक्ट किया है। सुन लेते हैं खेमचंद जी, जवाब सुन लेते हैं, फिर सरकार से नहीं निकालते तो आने वाले समय में खेमचंद जी जवाब सुन लेते हैं। जैसे हमने प्रचार देखा गुजरात में, तो यकीन जानिए ये रामपुर का उपचुनाव और ये गुजरात का चुनाव, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही, जिस तरीके की शिकायतें आई, जिस तरीके से वोट प्रतिशत में फर्क आया। अगर हम जीत रहे हैं तो अच्छा है, अगर हम हार रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ठीक है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन गलत है। यही तो दिखाता है कभी आप कि अपना अच्छा। और रही बात चुनाव की, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कड़वा सच है कि ये उनका गढ़ था, यहाँ वो जीते आ रहे थे। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने उनको हरा दिया, और एक ऐसी पार्टी जो शायद पार्टी का दावा 230 सीट का था, क्या हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उनको हरा दिया। तो आम आदमी पार्टी ने आपको हरा दिया। तो इसको तो हम ये कहेंगे अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, लेकिन सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। आम आदमी पार्टी के लिए हम इतना कह सकते हैं कि एक ऐसा लड्डू हाथ में है जो खाने में भी अच्छा लग रहा है और नहीं खाए तो भी अच्छा लग रहा है, इस तरह की स्थिति है। खैर, कांग्रेस के पास आते हैं। हिमाचल की हम बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। हिमाचल में जिस तरह की स्थिति है कांग्रेस की, वो कुर्सी बचाए या विधायक बचाए, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। और दूसरी चीज ये है कि आप अंदर अंदर किसको बनाएंगे, सीएम किसको बनाएंगे, अभी तो इस बात पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए, ये तो पार्टी की सीएलपी की मीटिंग होगी। सीएलपी की मीटिंग में जिसको लीडर चुना जाएगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये प्रोविजन है सभी जगह। उससे पहले अगर प्रतिभा जी आ जाए मीडिया में तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? कोई बुरी बात नहीं है। प्रतिभा जी हमारी अध्यक्ष है वहां की, जो है सीनियर मोस्ट लीडर है। तो क्या उनको चेहरा बनाएंगे सीएम पद का? उन्होंने तो दावेदारी पेश कर दी है ना। उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ है,
नहीं तो उन्होंने दावेदारी पेश कर दी, तो मान लिया जाए उनको चेहरे के रूप में। देखिए ये तो जो है सीएलपी के अंदर फैसला होगा जो है, लेकिन रविंदर जी मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अभी ताहिर भाई ने जो है, हुसैन भाई ने कहा कि हम 10 साल पुरानी पार्टी हैं और पिछले 15 साल से जो है बीजेपी का शासन था कॉरपोरेशन में। लेकिन सच्चाई है कि दोनों ने मिलके जो है पूरी तरह से दिल्ली को बर्बाद कर दिया। 2010 के अंदर ये बात तो समझ में तब आती जब आप कुछ सीटें ऐसी ले आते हैं जिससे आपके प्रति सहानुभूति हो जाती है कि कम से कम आपके लोगों ने मेहनत करी। अभी तो हमने हिमाचल का जिक्र किया, आप अपने विधायकों को बचाए फिर रहे हैं, रिजॉर्ट बुक करा रहे हैं। ऐसी स्थिति आपके साथ हमेशा क्यों बन जाती है कि आपको भरोसा नहीं अपने लोगों पर? इसलिए क्योंकि चुने हुए लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, सरकारों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। रातों रात सरकारें बना ली जाती हैं सिर्फ एक कागज पे झूठे सच्चे साइन बना के जो है। इसलिए जो है ये परंपरा देश में पहले नहीं थी, ये पिछले कुछ सालों में रात को आधी रात में सरकारें बनने लगी हैं जो है। आधी रात में राष्ट्रपति शासन हट जाता है, राज्यपाल रिकमेंडेशन भेजते हैं, गृह मंत्री सो रहे होते हैं, बाकी लोग सो रहे होते हैं, सारा देश सो रहा होता है और सवेरे सवेरे शपथ हो जाती है। तो ये तमाम वो कारण है जो है। इससे पहले अच्छा नहीं था कि किसी को अपने एमएलए को लेके इधर उधर जाना पड़ता था जो है। तो ये वही लोग हैं जो चुनाव वाले दिन भी रोड शो कर रहे हैं। ठीक है, वो तो नीरज जैन जी ने बताया। नीरज जैन जी, एक बात हम जरूर समझना चाहेंगे, इस बार कोई ऐसी शिकायत नहीं आई जैसे ईवीएम या झटका दिया जाए या कहीं इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई जिसने आयोग पे सवाल खड़े किए हों, इसको कैसे देखते हैं? कोर्ट ने बहुत बड़ा एक प्रश्न जो है इस पर चुनाव आयुक्त के ऊपर जो उठाया था उसको उन्होंने बहुत सही उठाया था, जिसका परिणाम अभी आपको इस चुनाव में देखने को मिला। जब कंप्लेनेंट है, जो पीड़ित है, विक्टिम है, वो रोएगा, अपनी बात करेगा। अब आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट लिसनिंग द वॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर विक्टिम, तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बात जानिए, ये बात तो सही है कि राजनीति में साम दाम अर्थदंड भेद सब चीज जायज है, सब है, जो जीता वो सिकंदर, ये भी बात आपकी सही है। लेकिन ये है कि ये जो हमने आपको पहले ही बताया फिर बताया कि जो हर आदमी अपने अपने राज्य में सिमट कर रह गया, दावा चाहे कुछ करे, कहीं खुशी कहीं गम। हिमाचल में खुशी और यहाँ पर गम, गुजरात में खुशी, यहाँ पर गम। लेकिन एक सबसे बड़ी जो खुशी की बात आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसकी तरफ से किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और ये जान लीजिए कि इससे ज्यादा वोट, हालांकि वो उपचुनाव लोकसभा का था, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं, इसकी लोकप्रियता में निरंतर गिरावट आ रही है, चाहे दिल्ली एमसीडी का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो। आप अपने घर में मजबूत हुए, ये व्यावसायिक नगरी है, 30% जीडीपी आपके यहाँ से आता है गुजरात से, इसलिए उसको बात कहिए। वहाँ इतने बड़े बड़े थिंकर और पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर आपने किसी चेहरे को आगे नहीं किया, भूपेश बघेल जी ठीक से सीएम है, लेकिन आपने क्या किया? व्हाट यू डिड, आपने खाली एक प्रधानमंत्री को ही अपना चेहरा बना के रखा। आपकी गिरावट को देखिए, परसेंटेज है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हिमाचल में हम 1% के मार्जिन से हारे हैं। इसको जरा गौर करिए, 1% मार्जिन नहीं है, वो मार्जिन बहुत हैवी है। उस मार्जिन की अगर आप देखते हैं तो लगभग 24.73% का मार्जिन है जिससे हारे हैं। देखिए हम जो प्रधानमंत्री, हम बड़े पद पर बैठे, आपको याद होगा एक वोट से तो अटल सरकार गिर गई थी। नहीं, वो देखिए वो दैट टाइम वाज ऑफ मोरालिटी, नाउडेज मोरालिटी हैज गॉन ऑफ। वो डस्टबिन में चली गई है मोरालिटी, जिसकी डेफिनेशन है हम आप जान रहे हैं, एवरीवन इज सेलिंग ऑन द मार्केट, वी आर सेलिंग अवर कंटेंट। अगर जैसे ट्रेन में एक चलते हैं, कई चलते हैं लोग, कई अपना सामान बेचने आते हैं वेंडर्स, किसी ने चाय बेची, किसी ने समोसा, किसी एक का समोसा सबको अच्छा लगा वो सब लोग बेच देते हैं। तो इस वक्त पॉलिटिक्स का मोर और लेस मार्केटिंग यही रह गई है, क्योंकि आप जिस तरह से हमको उत्तर प्रदेश में खतौली की सीट भाजपा से छीन ली है अपोजिशन ने, मतलब संयुक्त आरएलडी और उससे शायद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो, और दूसरा जिस तरह से वहां से आपकी मैनपुरी से 3 लाख से ऊपर लगभग 2,78,000 वोट से जो डिम्पल जीती है, इसने एक मैसेज दे दिया, यहाँ छत्री और यादव एक सब हो गए। इस चुनाव में माननीय मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि तो दी गई, श्रद्धांजलि वोट उसकी भी हमने आपसे कहा था और यही कहा था कि इसको कोई हरा नहीं सकता। और हमने आप ही के चैनल पर बैठे थे 8 से 10 में, हमने कहा था कि केजरीवाल की आप पार्टी को दिल्ली में आने से कोई नहीं रोक सकता। 9:30 बजे का टाइम था,
और काउंटिंग चल रही थी। यही मेरा आपसे कहना है, सब अपने अपने पहलवान बने हुए हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र के। और 100% आप इसको नोट कर लीजिए, गिरावट भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, हिमाचल का चुनाव देख लीजिए, और चाहे आप दिल्ली का चुनाव देखिए। और बिल्कुल खेमचंद जी, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चुनाव पर अगर अब ठीक से नजर डालें तो हर कोई अपने अपने राज तक सिमट कर रह गया है। इस तरह की स्थिति बनना ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है, कांग्रेस के लिए कह सकते हैं शुभ संकेत हैं थोड़े बहुत, कांग्रेस के लिए और तो आपके लिए भी। नहीं है। आप इसको ढंग से देखिए, हमारे हिमाचल में 65 लाख लोग रहते हैं, और वहाँ कितनी लोकसभा सीटें हैं? 4 से 5 वहाँ पे लोकसभा सीट हैं। गुजरात में 5 से 6 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे 25 सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया है। और रही बात यूपी की, वहाँ आदरणीय मुलायम सिंह जी एक्सपायर हुए, उनके प्रति प्रेम लोगों का है, उनके प्रति लगाव है, तो उसकी वजह से उनके परिवार की जीत हुई है। अब रामपुर में देखिए क्या हुआ। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का दम भरती है उसमें देखिए एमसीडी आप लॉस कर गए, यूपी में आपने अपनी जो मेन सीट थी उसको लॉस कर दिया। एमसीडी हमने लॉस नहीं किया, एक मिनट सुन लीजिए, रिक्वायर नंबर वहाँ ठीक है, हिमाचल आपने खो दिया, हिमाचल आपने खो दिया। ऐसे में आप एक जगह सिमट कर रख दिया, यानी कि विपक्ष की एक रणनीति थी उसके तहत या तो आप सिमट के रह गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, दिल्ली वाले भी जानते हैं, केजरीवाल जी भी जानते हैं। केजरीवाल जी हमें 20-30 पे रोकना चाह रहे थे, अब केजरीवाल जी के दांत खट्टे हो गए। ठीक है, अब यह बराबर का नंबर है, ठीक है, और मिलके काम होगा। आदेश जी 30 सेकंड सेकंड में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि अब वो किस चीज पे मंथन करेगी, संगठन पे या गुजरात पे या नेतृत्व पे? संगठन पे भी करेंगे। हमने हिमाचल में अच्छा किया है, वहाँ पे क्या हमारी रणनीति थी, यहाँ पे क्या हमारी कमियां रह गई हैं, इसका आंकलन करेंगे, अपने नेताओं से बैठ के बातचीत करेंगे और इसका मंथन करेंगे, उसके बाद एक निर्णय लेंगे और उस पर काम करेंगे। यही होता है राजनीतिक पार्टी का, लोकतंत्र के अंदर यही खूबसूरती है। कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से जो है आज पूरा देश जो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये मुद्दे जो है कहीं ना कहीं साइड में रहे और दूसरी तरह की चीजों पे चुनाव किया। एक भी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता वहां पे गए, उन्होंने 8 साल में क्या दिया इस देश को जो है उसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं हुई, कोई महंगाई पे बात नहीं की। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का हो जाता है, ठीक है। आतिर आपसे ये समझना चाहेंगे, ठीक है, समय 50 का डीजल 100 रुपए का हो जाता है। आपसे इतना जानना चाहेंगे हम, किसान परेशान है, आप क्या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतरेंगे अरविंद केजरीवाल? शुरुआत हो गई है, उतरने ना उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम उतर गए हैं, हमने शुरुआत कर दी है और हम उम्मीद करें 2024 में हम एक बहुत अच्छे और मजबूत विकल्प के रूप में सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर नीरज जैन जी ने कुछ चीजें बहुत ही साफ तरह से कही हैं, और यही एक विशेषज्ञ का होता है कि वो पूरे नापतौल की अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने लोकतंत्र की तरफ भी इशारा किया कि कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर जरूर मिले हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी अपनी अपनी जगह पर सिमट कर रह गई है, तो ये एक अच्छी चीज रही। तो इसलिए जो लोग दम्भ भरते हैं कि हम बहुत हैं, या जो अहंकार में डूबे रहते हैं, उनके लिए भी ये एक सबक हो सकता है। आने वाले समय में हर पार्टी को ये देखना है कि कमी कहाँ रह गई, क्योंकि कभी खुशी कभी गम की जो बात कही जा रही है वो इसीलिए है क्योंकि ये अलग ही तरह का है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, जितनी चीजें सोची गई, जो भी गणित लगाई गई चुनाव को लेकर, सब फेल हो गई। यहाँ पर एक अलग ही रंग देखा गया। तो ये रंग बना रहेगा या फिर आगे आने वाले समय में कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, नजर सबकी बनी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।